तो वेलकम टू मेंढर न्यूज़ डायरी और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। और इसी बीच में आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लीडर सफ़ीर अहमद चौधरी साहब हैं। इनसे बातचीत करेंगे। बेसिकली ये मेंढर से ताल्लुक़ रखते हैं और क्या कुछ सियासत में इनका एक्सपीरियंस है, इन सब बातों पे जो है हम आज इनके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले सफ़ीर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राही जी। सफ़ीर साहब, मैं सबसे पहले ये जानने की कोशिश करूंगा, आज शायद हमारे स्टूडियो में मेंढर न्यूज़ डायरी पे आपका पहला इंटरव्यू है और मेंढर की आवाम के बारे में नेचुरली कि आप सियासत में आए और लाजमी है कि कुछ ऐसे रीज़न्स आज जो माहौल है आपने सियासत ज्वाइन की। सबसे पहले मैं आपका तारुफ जानना चाहूँगा कि जनाब आप कहाँ से हैं? जी देखिए राही जी, मैं यहाँ का डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मेंढर सब डिवीज़न के रहने वाले हैं। हम गांव हमारा है फामड़ानाड़ गुरसाई, जिसका फामड़ानाड़ पंचायत तो अब बनी है, पहले गुरसाई इसको जाना जाता था। वहाँ के हम रहने वाले हैं। मतलब फोर फ्लंग एरिया है हमारा ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, पहाड़ी हिल एरिया, यहाँ के रहने वाले हैं हम। ज़्यादातर जो एजुकेशन की बात करें तो 12th तक मैंने सुनकोट से किया हायर सेकेंडरी से। उसके बाद फिर मेरी जो ग्रेजुएशन की डिग्री जम्मू से हुई है और फिर पीजी भी मैंने जम्मू से किया है। तो ये छोटी सी इंट्रोडक्शन थी। जैसे मेंढर के लोग हैं तो बहुत सारे लोग मेरे फादर साहब को जानते हैं। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए हैं ZDU बालाकोट 2012 में। तो छोटी सी एक फैमिली है हमारी, 4 भाई हैं। तो बस ये है। सफ़ीर साहब, मैं आपसे अब मतलब कि तारुफ तो आपका हो गया, अब हम मेन मतलब की बात पर आते हैं। आखिर क्या आन पड़ी कि सफ़ीर अहमद चौधरी को आम आदमी पार्टी का दामन थामना पड़ा और सियासत में आना पड़ा? क्या मतलब की वजह आपको क्या ऐसा लगा? देखिए, इसके बैकएंड पे मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जो बताता चलूँ, और यंगस्टर्स के लिए बहुत ये मतलब एक अच्छी चीज़ रहेगी। जैसे लोग आज नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरा 2001 में सब इंस्पेक्टर के लिए हुआ था, आज तक DSP बन गया होता। तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, लिस्ट में नाम भी आ रखा था, पहले नंबर पर था दिल्ली एक्सरसाइज के। अगर पेपर वो निकालेंगे कोई देखेंगे तो नौकरी को मैंने प्रेफर स्टार्टिंग से नहीं किया। मैं प्रेफर नहीं करता था कि भाई जॉब करें या उस तरीके से, जैसे ज़्यादातर लोग इस टाइम पर नौकरियों को वो करते हैं। तो चले गए। उसके बाद मैं एक चीज़ यहाँ पर और मेंशन करना चाहूँगा। मेरे एक उस्ताद हैं सतीश पंडित जी, वो राजस्थान के थे, डेथ हो चुकी है उनकी 32 साल की एज में। तो आज भी मैं उनको गुरु मानता हूँ। बहुत सारी चीज़ें सीखने को उनसे मिलती हैं। इंस्पायरेशन आपके आइडल जो है वो रहे? आइडल वो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लाइफ पे जो की हैं। छोटी सी उम्र में चले गए, इस चीज़ का दुख रहा हमें। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जो भी करो, एक मूल मंत्र था ज़िंदगी का कि जो भी करो तो मतलब एक उसमें कमी कोई नहीं छोड़नी कभी। तो उसी तरीके से जब पढ़ाई की तो हमने उसमें कोई कमी नहीं रखी। तो फिर नौकरी नहीं करनी तो क्या करना है जी, तो फिर हम चले गए थोड़े बिजनेस लाइन में। और बिजनेस लाइन में मैंने कोई कमी नहीं रखी। मतलब इस फोर फ्लंग एरिया से उठ के और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, आज अल्लाह पाक के करम से मेरे पास अपना कॉलेज है, स्कूल है, मेडिसिन की फैक्ट्री है अपनी, लगभग 400 प्रोडक्ट से ज़्यादा की मैन्युफैक्चरिंग है अपनी। तो सारी चीज़ें ये हमने की तो सिर्फ उसी मेहनत और लगन से। इसके अलावा हमारे पास वो नहीं कि बैकएंड से, ऐसा नहीं था कि भाई घर से हम कुछ लेके गए और उस तरीके से। तो ना बैकएंड होते हुए भी हमने 10-15 साल के अंदर इसको खड़ा किया। फिर एक चीज़ होती है, समाज, सोसाइटी, कंट्री, आपका एरिया, आपकी स्टेट आपको जो चीज़ें देती है, तो एक दिन एक दायित्व तो आपका भी बनता है कि ये सोसाइटी को लुटाना भी होता है। अब लुटाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो चाहिए। NGOs के द्वारा आपने सुना होगा, मुस्कान फाउंडेशन के नाम से मेरी NGO। बिल्कुल, मैंने हाँ जी, उसका मैं चेयरमैन भी हूँ। उसके बाद एक मेरा ट्रस्ट है, वो फादर साहब के नाम से मैंने बना रखा है, कमर चैरिटेबल ट्रस्ट। उनके अंदर हमने बहुत काम किया है ऑल ओवर इंडिया। खाली मतलब इसका नहीं कहेंगे मेंढर का या जम्मू कश्मीर का, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है तो हमने उसके अंदर काम किया है। मुस्कान फाउंडेशन जो है ये एक बड़ा नाम है, लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। पीछे लॉकडाउन के अंदर हमने बहुत काम किया है इसके अंदर। उस तरीके से तो हम कर ही रहे थे। फिर कहीं ना कहीं जाके मेरे को एक कमी खटकी कि भाई जहाँ पर हमारी आवाज़, गरीब लोगों की आवाज़, यंगस्टर्स की आवाज़, यूथ की आवाज़, अनएम्प्लॉयड यूथ की आवाज़ उठाने के लिए जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म जो है, मतलब पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो है वो चाहिए, तो उस पर बात करने वाला हमारा आज की डेट में कोई नहीं। फिर साहब, मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपसे पूछूंगा। पॉलिटिकल पार्टियाँ और भी थी। आप अगर मेंढर की बात करें तो बड़े बड़े नेता हैं, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूँगा, जस्ट यहाँ की सियासत आपको पता ही है, बखूबी आप जानते हैं। और भी बात करें, लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या मतलब कारण है कि आपने आम आदमी पार्टी को ही चुना? क्या रीज़न है, ये ज़रूर बताएं। देखिए, जब मैंने इसके लिए सर्च किया कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर हम यंगस्टर्स की, यूथ की, अपने लोगों की आवाज़ उठा सकें, बात कर सकें, कुछ चेंज के लिए कुछ चीज़ें बना सकें। तो जब सर्च किया तो बड़े, जैसे बिजनेसमैन आपको पता है किसी भी चीज़ को बड़े माइन्यूटली चेक करते हैं, भाई ये करें नहीं करें किस तरीके से। तो मैंने उसी तरीके का फार्मूला लगा के इसको भी, पार्टीज़ को भी चेक करना शुरू किया।
तो एक चीज़ जाके मेरे को समझ में आई अरविंद केजरीवाल जी की कि भाई उस आदमी की नीयत है। वो जितनी बार भी आपने उनके इंटरव्यू सुने होंगे, जितनी बार भी वो प्रेस के सामने बात हुई है या किसी भी मसले को लेकर जब भी आए हैं, तो उन्होंने एक बात बोली है कि मैं सियासत करने नहीं आया हूँ। तो लाइक दैट मैं भी सियासत करने तो आया नहीं था कि भाई सियासत करो और इस तरीके की गंदी सियासतें करो, वो चीज़ें हम करने नहीं आए थे। तो वो एक जो सोच, एक वो थॉट फ्रिक्वेंसी जो मैच हो रही थी वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो रही थी। उनको मैं फॉलोअप कर रहा हूँ जब से वो मतलब इसके गवर्नमेंट के विरुद्ध खड़े हुए 2013-14 में, फिर उसके बाद पार्टी बनाई, संघर्ष रहा, एक संघर्ष भरा उनका वो था। और मेरे को एक लगा कि एक आदमी यार अपनी इतनी बड़ी जॉब छोड़ के, आईएएस का कैडर छोड़ के, इतनी बड़ी जॉब छोड़ के, अगर सिर्फ वो पैसा कमाना चाहता होता, नाम कमाना चाहता तो वो वहाँ कर सकता था। तो उस सारी चीज़ को छोड़ के अगर वो अपने सारी चीज़ों को कुर्बान करके डंडे खा रहा है और आज समाज के लिए कुछ करना चाह रहा है, तो ऐसे आदमी के साथ जाना जो है हमारा बनता है। और इसलिए ये डिसीजन हमने किया कि भाई किसी और के साथ ना जाके, हालांकि मेरे अच्छे तल्लुकात एनसी के साथ थे, अच्छे तल्लुकात मेरे बीजेपी के साथ थे, अच्छे तल्लुकात मेरे पीडीपी के साथ थे। बीइंग ए बिजनेसमैन हर किसी के साथ होता है। आपको वो जो मार्ग यानी वो चीज़ दिखा कि मंजिल, लाइक मैं वो कहूँगा कि वो आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी इसलिए दिखी क्योंकि हम सियासत करने तो आए नहीं है कि भाई अब जाओ सियासतें करो, गंदी सियासतें करो, किसी को कुछ करने नहीं देना। सियासत में तो सियासत तो एक ऐसी जगह है तो किसी को बढ़ने ना देना, इसी का नाम सियासत है। मैं जहाँ तक मेरे इसको आज तक समझा है मैंने, तो जब अपनी थॉट फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करने वाला कोई आदमी को मिल जाए कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा कोई सामने वाला सोचे, ऐसी कोई पार्टी मिल जाए, तो वो फिर अरविंद केजरीवाल के अलावा मेरे को पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई दूसरा नहीं दिखा। तो हमने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। और फिर साहब, मैं अब अपने इलाके की बात करता हूँ, मेंढर की, क्योंकि आप मेंढर से ताल्लुक़ रखते हैं और सियासत में भी हैं और मेंढर को बखूबी जानते हैं। जिस इलाके के आप रहने वाले हैं, आपको पता है कि वहाँ पे लोगों का क्या स्ट्रगल रहा है। आपके फादर साहब ने अगर बालाकोट में अपना जो है वो सर्विस अपनी वहाँ पे की है, तो बालाकोट का दर्द मैं तो समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। वो चाहे सीज फायर वायलेशन यानी शेलिंग का टाइम रहा हो या और लोगों के मिसाइल रहे हों। अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि सफ़ीर अहमद चौधरी मेंढर की आवाम के लिए किस तरीके से मतलब कि वो खरा उतरेगा? क्या मेंढर के लोगों के ग्रीवेंसेस उस लेवल तक सफ़ीर अहमद चौधरी उठाएगा? क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, हम इस टाइम पे मतलब मैंने पहले भी बहुत बार इंटरव्यूज़ के अंदर कहा है, बहुत बार जब मीडिया से हमारी बात होती है तो मैं कहता रहता हूँ कि भाई हम इस टाइम पे अवेलेबल हैं अपने लोगों के लिए। अपने लोगों का जब मैं कहता हूँ तो उसका कोई मतलब किसी कौम या वो मिलत का नहीं है, मतलब किसा ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि भाई अपने लोग जो जम्मू कश्मीर के हमारे लोग हैं जो इस टाइम पे बहुत सफ़र कर रहे हैं, वो सिर्फ मेंढर के नहीं, हर जगह के यंगस्टर्स हमारे सफ़र कर रहे हैं, उनको जॉब्स के रिलेटेड कोई वो नहीं हो रहा है। हमारे मुद्दा बना हुआ है यंगस्टर बना हुआ। आप देखेंगे जम्मू के अंदर कोई पार्क, कोई होटल, कोई अपनी जगह पुल के आर, कोई पुल के पार, प्रेस क्लब के बाहर कोई जगह खाली नहीं बची जहाँ पर कोई इस टाइम पे धरना प्रदर्शन ना हो। तो हमारा मंदिरों का शहर धरना प्रदर्शन जो है वो बन गया इस टाइम पे। तो मेरी आपकी विसात से फिर से भी कहना है, हालांकि हम इन सभी ग्रुपों को मैं अपना तावन दे चुका हूँ, इनसे मिल चुका हूँ, इनके लिए आवाज़ उठा चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, और इन फ्यूचर भी किसी को भी रिक्वायरमेंट रहे तो सफ़ीर चौधरी तो हर किसी के लिए हाजिर है। और स्पेशली अगर मेंढर सब डिवीज़न की बात करें तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे अनगिनत हैं, मतलब कि वो मैं आपको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। देखिए, मैं तो अगर यहाँ स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट तोड़ के तो अब यूटी में कन्वर्ट कर दिया, उसको भी छोड़ दीजिए। अगर सिर्फ मेंढर के लिए, कंस्टिट्यूंसी के लिए ही अगर गवर्नमेंट बनाई जाए तो भी इतने सारे यहाँ के मुद्दे हैं कि उनको रिड्रेसल करने में फिर भी 5 साल 8 साल लग जाएंगे हमें। क्योंकि देखिए, यहाँ पर पानी का मुद्दा है, लाइट का मुद्दा है, रोड का मुद्दा है, स्कूल हमारे अच्छे नहीं है, कॉलेजेस हमारे अच्छे नहीं है, जहाँ पर स्कूल हैं वहाँ पर स्टाफ नहीं है, जहाँ पर स्टाफ है और स्कूल है और उसके वहाँ पर बिल्डिंग नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे यहाँ पर जिनको मतलब करने पे मैं बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ से कर चुका हूँ। लाइट का हमारे खासकर इतना परेशानी है, हम तो ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे 17 साल पीछे ही हैं हम। मतलब जैसे 17 साल पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, वही हाल आज भी है हमारा। 10 घंटे का 8 घंटे का रिटर्न कट दिया हुआ है, जो कि वो भी इलीगल काम है। जब हम पैसा 24 घंटे का पूरा दे रहे हैं और 8 घंटे का कट 24 घंटे में लग रहा है हमें, तो ये समझ लीजिए कि 30 दिन में 20 दिन हमें लाइट आ रही है और 10 दिन का कट लग रहा है। उसके ऊपर से भी हमारे यहाँ पर क्या इतना मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लीडर, कोई दूसरा, कोई ब्यूरोक्रेट्स, कोई इस पर बात करके राजी नहीं है कि भाई देखिए 8 घंटे का कट ये भी इलीगल कट है। चलो लग रहा है जी किसी वजह से लोड शेडिंग हो रही है, कुछ हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि भाई जितनी देर कट है वो तो है, उसके अलावा क्या जी ये फीडर फॉल्ट हो गया, वो फीडर फॉल्ट हो गया, हमारी एक्सक्यूज़ देना शुरू हो जाता है, एक्सक्यूज़ देते हैं और 18 से 20 घंटे लाइट फिर से बंद रहती है। तो जब लाइट ही नहीं रहेगी, लोग बच्चे हमारे जो पढ़ने वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, किसी का एग्जाम है, किसी कुछ, वो कैसे तैयारी करेगा? इतना तो ये फोर फ्लंग एरिया, इतना तो कोई लोग हाईफाई है नहीं कि जनसेट वगैरह लगा रखे हैं उन्होंने घर पे और वो उस पर करेंगे।
अभी जाके अगर पिछले 1-1.5 साल से देखें तो थोड़ी सी शेलिंग कम हुई है, अदरवाइज तो यहाँ पर हमारे इतने से माल मवेशी, इतने सारे बच्चे लोगों के मारे गए हैं शेलिंग के अंदर, इतना नुकसान हुआ है। और शेलिंग जब होती है तो वैसे भी एक डिस्टर्बेंस का माहौल पैदा हो जाता है, बच्चा पढ़ने वाला जो डिस्टर्ब होता है वो नहीं कर पाता है, हमारी लाइट पैनिक क्रिएट हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो यहाँ के बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे, जिनको मैं आपके साथ से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहूँगा कि यहाँ ये हमारा फोरफ्लंग एरिया, जैसे पिछली गवर्नमेंटों ने जितनी भी गवर्नमेंटें रहीं, वो चाहे एनसी की रहीं, कांग्रेस की रहीं, बीजेपी की रहीं, किसी की भी रहीं, तो हमें जो रजौरी पुंछ हमारा जो ये है खिताब पीर पंजाल, तो इसको एक तरीके से ना मतलब ये समझ लीजिए जैसे वो कोई मैरिड औरत जो होती है, तो जो बच्चा उसका हो और उसका तलाक हो जाए, दूसरी जगह शादी करके दे ना, तो वो बच्चा गिफ्ट में जाता है साथ में। ये रजौरी पुंछ हमारा जो है जम्मू कश्मीर के साथ ऐसे गिफ्ट में लगाया हुआ है इन्होंने। इसके बारे में कोई सोचता नहीं है, कोई यहाँ की उस तरीके की कोई प्रोग्रेस नहीं होती है कि भाई रजौरी पुंछ के बारे में कोई सोचा जाए। और इसके पीछे एक कारण मैं ये भी समझता हूँ कि हमारी जो पॉलिटिकल वॉइस थी, मैं वही सवाल आपसे पूछने वाला था, आप ये इसका मतलब कि जवाब दे रहे हैं सर। इसका कसूरवार आप किसको मानते हैं? अगर यहाँ की इस इलाके की पॉलिटिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर लोग दावा रखते हैं कि हमारा पूरे भारत देश में जो है वो डंका बजता है, तो यहाँ के लिए क्या हुआ, क्या कहें? देखिए, मैं इसमें कहना चाहूँगा जो हमारी पॉलिटिकल वॉइस यहाँ से होनी चाहिए थी, जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से हमारी बातें उठनी चाहिए थी, असेंबली के अंदर बातें आनी चाहिए थी, अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए, सब डिवीजन के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारा खिताब पीर पंजाल के लिए जो बातें होनी चाहिए थी। हमारे हालांकि यहाँ से बहुत अच्छे लीडर्स जो निकल गए, रजौरी पुंछ से बहुत अच्छे लीडर निकले, लेकिन यहाँ पर एक कमी रही है, हमेशा से एक कमी रही है कि जो भी लीडर निकल के गया उसने मतलब पर्सनल इंटरेस्ट में रहा और उसने यहाँ को इग्नोर किया। वो सिर्फ आए, 5 साल के बाद आए, एक बार नारा लगाया, वोट लिया, चलते हुए। उसके अलावा कोई किसी भी लीडर ने यहाँ पर उस लेवल पे जाके काम नहीं किया है। ये एक हमारी मतलब रही है, और इसके ऊपर आवाम को भी सोचना चाहिए कि भाई हम किसको भेज रहे हैं, ये हमारे लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये थोड़ी सी मतलब सोच विचार की, क्योंकि किसी भी कौम की हालत, किसी भी एरिया की हालत तब तक नहीं बदल सकती जब तक हम वो अपना बदलाव अपने अंदर नहीं लाएंगे। उस बदलाव का हमारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली नेगलेक्ट भी रहा है, क्योंकि देखिए वो कहते हैं कि कहावत है कि भाई माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोएगा नहीं, वो नहीं रोएगा तो 24 घंटे में उसको दूध नहीं मिलेगा। तो ये पब्लिक का एक काम है, जो जब आपने रिप्रेजेंटेटिव को आप चुन के भेज रहे हो तो उससे सवाल करना बनता है आपका। हमने क्या किया, हमने सवाल करना बंद कर दिए। यहाँ का अगर बात करें, हम मेंढर की पॉलिटिक्स की बात करें, तो यहाँ पर क्या चलता रहा आज तक, जो चलता रहा है। कास्टिज्म को लेकर क्या कहेंगे? मैं वही देखिए, मैं आज तक का बता रहा हूँ आपका, जो आज तक चलता रहा है, जो हमने आंखों से देखा है, वो ये रहा है कि भाई यहाँ पर कोई गुजर लीडर आया तो उसने नारा लगाया, जी गुजर खतरे में, आगे सारे तो चलो। कभी गुजर खतरे में नहीं रहा है, ना रहेगा, कुर्सी खतरे में रही है। कोई दूसरा लीडर हमारा, कोई पहाड़ी लीडर आ गया, उसने दिया कि पहाड़ी खतरे में आ गए, गुजर तो एक हो गए सारे, हम मरने लगे, सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। 5 साल उसने भी काम किया, लेकिन हमने क्या किया कि वो उस नारे के पीछे वोट तो अपना दिया, हमने काम के पीछे वोट दिया ही कभी नहीं। हमारा लाइट का देखें, पानी का देखें, बिजली का देखें, इस पर हमने वोट दिया ही नहीं कभी। हम वोट देते रहे, ये एसटी है, ये नॉन एसटी है, हमने वोट इस पर दिया है। तो जब ये चीज़ें हम वोट करके देते हैं तो फिर एक तरीके से आवाम जो है अपना सवाल करने का हक भी खो देती है कि भाई हम तो सवाल करने लायक ही नहीं रहे, क्योंकि हमने काम के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव को तो चुना ही नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव को तो हमने चुना है कौम के हिसाब से। हमने नहीं देखा कौन काबिल है, कौन नहीं काबिल है, कौन हमारा काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन हमारे लिए दर्द रखता है, कौन नहीं रखता। उन चीज़ों पर तो हमने वोट दिया ही नहीं। हमने तो वोट दिया, हाँ जी ये चौधरी साहब है, इनको वोट दे दो, ये खान साहब है, इनको वोट दे दो। तो जब हमने उस चीज़ पे वोट दिया ही नहीं, तो एक तरीके से हम अपना वो हक ही खो चुके हैं कि हम इनसे, अपने पीआरआई से सवाल भी करें। और आज भी आप देखेंगे, जैसे हमारे पास इलेक्टेड एमएलएज नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है ऊपर, तो हमारे पास इलेक्टेड कम से कम बीडीसीज, डीडीसीज हैं। जब इनके इलेक्शंस आए पीछे, तो इनका भी सेम बहुत पावर में है जनाब ये। हाँ, मतलब इनका भी जब इलेक्शन हुआ था तब सेम इसी तरीके से रहा। और मैं आपकी वजह से यहाँ से कह देना चाहता हूँ कि भाई जिस आवाम ने इनको वोट दे के भेजा, एक बार सवाल भी पूछा इनसे कि यार हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, इसका क्या है, हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही, इसका क्या है। और किसी प्लेटफॉर्म पे ये लोग दिखे आपको, कहीं ये आपको दिखे धरना देते हो कि यहाँ पर लाइट क्यों नहीं आ रही है, कहीं ये दिखे आपको कि भाई पानी क्यों नहीं आ रहा है, कहीं ये दिखे कि भाई हमारी रोड्स की क्या हालत है, कहीं ये दिखे कि भाई कोविड और मिलिटेंसी की साइमल्टेनियसली हमें मारे पड़ी हैं। मिलिटेंसी की तो 30 साल से पढ़ रही थी, साथ में कोविड के जो 3 साल लगे हैं, इसके अंदर यंगस्टर्स के अंदर एक तरीके का मतलब साइकोलॉजिकल इस तरीके का इफेक्ट पड़ा है कि वो कुछ और करने से बेहतर समझते हैं कि भाई हम मर जाएं। इस तरीके की ऐसी सिचुएशन भी आई है। हाँ, इस तरीके की टेंडेंसी उनके अंदर गई है, क्योंकि 3 साल से कोई काम नहीं है, बिजनेस इस तरीके से ठप हो पड़े हैं। लेकिन हमारे पीआरआईज कहीं नज़र नहीं आए इसको लेके।
हमारे बच्चे यहाँ से दरबदर जम्मू के अंदर रहे हैं। पीछे अकाउंट असिस्टेंट की एक लिस्ट निकाली थी उन्होंने और वो बाद में स्क्रैप कर दी थी। हमारे मेंढर के बहुत सारे बच्चे थे, मैंने जाके उनको मिल के आया तो जब पता चला वहाँ पर ये फलां जगह का, ये फलां जगह, बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन कोई भी एक पीआरआई हमारा उनके साथ मिलने के लिए नहीं गया। मतलब पॉलिटिकली एक ये समझ लें कि हमने अपने यंगस्टर्स को यतीम कर दिया कि पॉलिटिकली उनके पीछे बात करने वाला कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं गलती जो है हमारी खुद की लोगों की भी है कि हमने अपने पीआरआई से सवाल कभी पूछा ही नहीं। हम गए, चौधरी साहब के साथ बैठे, खान साहब के साथ बैठे, हमारे एमएलए हैं, उन्होंने भी एक आध बाथरूम पकड़ा दिया हमें 10-20 हज़ार का, वही पेंट होता रहा। वही पेंट होता रहा और हम चले गए। तो चलो जी एमएलए साहब ने हमें ये दे दिया तो बहुत बढ़िया हो गया। इसी तक ही महदूद जो है हमारा काम रहा है। हमने कभी किसी बड़े काम के लिए, किसी बड़े रोड के लिए, कभी किसी बड़े कॉलेज के लिए, कभी किसी स्कूल के लिए वो नहीं किया। और अगर गलती से कहीं किसी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई गलती से कोई प्रोजेक्ट आ गया तो फिर हम बैठ जाते हैं लेने के लिए उसका सारे के सारे लोग के भी शरीय के भाई ये मैंने करवाया था क्रेडिट। वो सोशल मीडिया पर शुरू हो जाती है। तो मेरी आपके साथ से ये कहना है कि भाई अगर आप नियत से काम कर रहे हो तो आपको ये क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं, लोगों को पहले से पता होता है। मतलब क्रेडिट आपको लोगों ने दे, क्रेडिट लोगों ने देना और लोगों को पता होता है। पब्लिक जो है वो एक गाना भी है इसके ऊपर, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक बोलती नहीं है, कहती नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन जानती सब है। और पब्लिक जो है इन पीआरआई से, इन लीडर्स से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कहीं ज़्यादा, नो डाउट, ज़्यादा पढ़ी लिखी है, वो सब चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जो है वो आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये सफ़ीर अहमद चौधरी से जो आम आदमी पार्टी के लीडर थे और तमाम मुद्दों पर आज इनके साथ बात हुई है और ख़ास तौर पर मेंढर के रहने वाले हैं और इनका बैकग्राउंड भी आज हमने जाना। और जितने भी कई मुद्दे थे वो चाहे यूथ के ग्रीवेंसेस हों, अवाम के मसाइल हों, तमाम तरह के कई जो है सवाल हमने इनकी पार्टी के साथ भी जुड़े हुए सवाल हमने किए जिनके बखूबी इन्होंने जो है वो जवाब दिए। तो ये थे हमारे साथ सफ़ीर साहब और जल्द ही हम किसी और खबर को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी के साथ।